उर्दू पर। दुर्लभ दीवान को किसने मारा, ये राज हम दोनों के सिवा किसी को पता भी नहीं चलेगा। कौन है? तुम्हारी पापा से कोई बात हुई है क्या? शाम से वो घर नहीं आए और उनका फोन भी बंद आ रहा है। पापा घर नहीं पहुंचे? फक की बात है यार, लीजा भी नहीं आई और लीजा का भी फोन स्विच ऑफ है। ये तो मुझे खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। मर्डर की प्लानिंग ऐसे करो कि किसी को जरा सा शक भी ना, क्योंकि जरा सी भूल और झट से उम्र कैद। इसी बैट से कूटा था तेरे बाप को, इतना मजा आया था ना कि गला घोटने की बात हुई। इसी बैट से कूट कूट के सर फोड़ दिया मैंने उसका। देखिए भेद भरा रहस्यों का माया जाल, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इमरजेंसी का किया जिक्र। कहा, इमरजेंसी लगाने वालों ने आइन का कत्ल किया, अदलिया को भी गुलाम बनाए रखने का था इरादा। वजीर आजम ने योगा को करार दिया भारतीय रिवायत का एक अनमोल तोहफा, जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए काबिल एतमाद जरिया। पिछले 10 सालों से ज़्यादा शानदार होता जा रहा है बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाने का सिलसिला। वज़ीर आज़म ने सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ समेत तमाम शोबों में तेज़ी से आगे बढ़ने पर दिया जोर। कहा, आज मुल्क के तकरीबन 95 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीमों का उठा रहे हैं फ़ायदा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना के निज़ामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड के हेडक्वार्टर का किया इफ्तिताह। किसान कॉन्फ्रेंस से भी किया खिताब। हुकूमत ने 2030 तक हल्दी के बरामदात को 1 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने का मुकर्रर किया है हदफ। रूस ने सैकड़ों ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन पर किया बड़ा फ़िज़ाई हमला। हमले में यूक्रेन के F-16 लड़ाका तैयारे का पायलट हलाक। सदर ज़ेलेंस्की ने फ़िज़ाई सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए मगरिब से मज़ीद मदद की अपील की। मानसून ने पूरे मुल्क में दी दस्तक। महकमा मौसमियात ने पूरे शुमाली भारत में भारी से ज़्यादा भारी की बारिश की पेशनगोई की। कई रियासतों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। खबरें अब तफसील से। 25 जून को इमरजेंसी के 50 साल मुकम्मल हो गए। मन की बात की 123वीं कड़ी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों ने आइन का कत्ल किया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों की नीयत थी कि अदलिया को अपना गुलाम बनाए रखा जाए।
50 साल पहले 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी के ऐलान के साथ आजाद भारत की तारीख का एक सियाह बाब लिखा गया था। मन की बात की 123वीं कड़ी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के बारे में बात करते हुए कहा कि अवाम की शराकतदारी की ताकत से बड़े से बड़े बहरान का भी मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने मुल्क के साबिक वजीर आजम मोरारजी भाई देसाई के एक ऑडियो क्लिप का जिक्र किया। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए, अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही, न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की है। उन्होंने संक्षेप में लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से इमरजेंसी के बारे में बताया। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। वजीर आजम ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान बहुत से लोगों को सख्त अजियतों का निशाना बनाया गया, लेकिन भारत के लोग मजबूत हैं, वो नहीं झुके, नहीं टूटे और आखिरकार इमरजेंसी उठा ली गई। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम जी ने इस सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार बहुत मजबूत अंदाज में किया था। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र के बुनियाद को मजबूत कर देने का। वजीर आजम ने कहा कि हमें अटल जी ने अपने अंदाज में जो कुछ कहा है उसे सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। वजीर आजम ने कहा कि हमें हमेशा उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान बहादुरी से लड़ाई लड़ी। देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। जिन लोगों ने 50 साल कबल मुल्क में नाफिज इमरजेंसी को देखा, वो आज भी उस दौर की याद में कांप उठते हैं। उनके लिए ये किसी जंग से कम नहीं था। माहिरीन का कहना है कि जब खानदान को मुल्क से ऊपर रखा जाता है, तभी इमरजेंसी जैसे सियाह बाब लिखे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और इस साल 21 जून को बैनुल-अक़वामी यौम योग को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में योगा पर तफसील से बात की। पीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाने की ये रिवायत ज़्यादा शानदार होती जा रही है। भारतीय रिवायत का एक अनमोल तोहफा योगा जिस्मानी और ज़हनी सेहत को फ़रोग़ देने वाले सबसे ज़्यादा भरोसेमंद ज़राए में से एक के तौर पर उभरा है। पिछले 10 सालों में न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने योगा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने के लिए काम किया है। पीएम मोदी ने अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में यौम योग की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने इस साल मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद किए गए योगा प्रोग्रामों का भी जिक्र किया। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर
3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए कितना अनुशासन, कितना समर्पण रहा होगा। हमारे नौसेना के जहाजों पर भी योग की भव्य झलक दिखी। तेलंगाना में 3000 दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग शिविर में भाग लिया। उन्होंने दिखाया कि योग किस तरह सशक्तिकरण का माध्यम भी है। दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना तट पर जाकर योग किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और आईटीबीपी के जवान, वहां भी योग दिखा। साहस और साधना साथ साथ चले। गुजरात के लोगों ने भी एक नया इतिहास रचा। वडनगर में 2121 लोगों ने एक साथ भुजंगासन किया और नया रिकॉर्ड बना दिया। इस साल बैनुल-अक़वामी योम योग एक जमीन एक सेहत की थीम के साथ मनाया गया। न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने योगा की मश्क की। पीएम मोदी ने बैरून मुल्क मनाए जाने वाले बैनुल-अक़वामी योम योग की तस्वीरें शेयर की और कहा कि यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह एक ऐसी सिमत है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास दिलाती है। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें आई और हर तस्वीर में एक बात खास रही, शांति, स्थिरता और संतुलन। इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। मुझे विश्वास है इस बार के योग दिवस की भव्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अथक कोशिशों का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया योगा को अपना रही है और योगा के जरिए लोग अपने जिस्म और दिमाग को सेहतमंद बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मन की बात प्रोग्राम के 123वें एपिसोड में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान मकामी आर्ट और क्राफ्ट से मुतालिक मकामी मसनूआत के जरिए नई तवानाई हासिल करेगा। इसके साथ पीएम मोदी ने मकामी आर्ट और क्राफ्ट के जरिए खरीदारी और इक़्तिसादी तरक्की की हौसला अफजाई पर भी जोर दिया। भारत मुख्तलिफ इलाकाई, लिसानी और सकाफती तनव्वु को समेटे हुए फ़नून, दस्तकारी और हुनर के मैदान में भी बेहद ज़रख़ेज़ है। फ़नून लतीफ़ा से मुतालिक हर रियासत की अपनी शनाख्त है। मन की बात प्रोग्राम में मुनफरिद मौज़ूआत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने मेघालय के एरी सिल्क का जिक्र किया, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। इस रेशम की मुल्क और बैरून मुल्क में बहुत मांग है। आजकल दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है जिनमें हिंसा न हो और प्रकृति पर उनका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। इसलिए मेघालय का एरी सिल्क ग्लोबल मार्केट के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। इसकी एक और खास बात है, ये सिल्क सर्दी में गर्म करता है और गर्मियों में ठंडक देता है। इसकी एक खूबी इसे ज्यादातर जगहों के लिए अनुकूल बना देती है। मेघालय की महिलाएं अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपनी इस धरोहर को और बड़े स्केल पर आगे बढ़ा रही हैं। मैं मेघालय के लोगों को एरी सिल्क को GI टैग मिलने पर बधाई देता हूं। ग्राहक भारत में बने प्रोडक्ट ही खरीदें और व्यापारी भारत में बने प्रोडक्ट ही बेचें, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी।
इन फनून ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए खवातीन की क़ियादत में तरक्की को नई तवानाई और समत दी है। हुकूमत हिंद की कोशिशों से खेतों में काम करने वाले हाथ हुनर से मुतालिक बेहतर तरबियत हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से खवातीन की कामयाबियों में इजाफा हुआ है। विमेन लेड डेवलपमेंट का मंत्र भारत का नया भविष्य गढ़ने के लिए तैयार है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए नई दिशा बना रही हैं। ये महिलाएं कभी खेतों में मजदूरी करती थी, रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करती थी। आज वही महिलाएं मिलेट्स, श्री अन्न से बिस्किट बना रही हैं। भद्रादी मिलेट मैजिक नाम से ये बिस्किट हैदराबाद से लंदन तक जा रहे हैं। भद्राचलम की इन महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर ट्रेनिंग ली। साथियों, कर्नाटका के कलबुर्गी की महिलाओं की उपलब्धि भी बेहतरीन है। इन्होंने ज्वार की रोटी को एक ब्रांड बना दिया है। कलबुर्गी की रोटी अब बड़े शहरों के किचन तक पहुंच रही है। इसका बहुत शानदार असर इन महिलाओं पर पड़ा है। उनकी आय बढ़ रही है। आमदनी के जराए तलाश करने वाले लोगों के लिए मकामी मसनूआत खुद इन्हिसारी की तरफ पहला कदम बन सकती हैं। इसके अलावा बाजारों में बहुत ज्यादा मांग और मरकजी हुकूमत की हिमायत के साथ इस तरह की अशिया के मुस्तकबिल में बड़े कारोबार में तब्दील होने का ज्यादा इम्कान है। मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने मुख्तलिफ रियासतों से कई कहानियां शेयर की जो कामयाबी की कहानियों के जरिए दूसरों को तरकीब देती हैं। मन की बात, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मन की बात प्रोग्राम के बाद आइए अब रुख करते हैं दीगर खबरों का। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने गुरुग्राम में हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी और बूथ वर्कर्स के साथ मन की बात का प्रोग्राम सुना। इस मौके पर उन्होंने आयुष्मान कार्ड भी तकसीम किए। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर है। इस दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने निज़ामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया। निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड का क़याम हल्दी के काश्तकारों का एक बड़ा मुतालबा रहा है, जिसे आज पूरा कर दिया गया है। गौरतलब है कि हुकूमत हिंद का मकसद 2030 तक हल्दी की बरामद को 1 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाना है। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि निज़ामाबाद को हल्दी की राजधानी के तौर पर जाना जाता है और हेडक्वार्टर के क़याम से यहाँ से हल्दी पूरी दुनिया में पहुँच जाएगी। अपना ये निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ के किसान हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 2023 के तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के दौरान हल्दी बोर्ड का ऐलान किया था। अब हल्दी के काश्तकार दलालों पर इंतज़ार नहीं करेंगे। 2023 के चुनाव के दौरान मोदी जी ने यहां पर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड की घोषणा की थी। अक्टूबर 23 में इसकी अधिसूचना जारी की, 25 में इसको शुरू किया और आज 29 जून 2025 को इसका टेम्पररी हेडक्वार्टर भी हमने चालू करने का काम कर दिया है। और अब हल्दी बोर्ड व्यवस्थित रूप से काम चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि हुकूमत हिंद ने 2030 तक हल्दी की बरामद को 1 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है। भारत सरकार ने 2030 तक
$1 बिलियन के हल्दी के निर्यात का, एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर $1 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को अचीव करने की हमने पूरी तैयारी भी की। ये जो बोर्ड बनेगा, ये हल्दी की ज्यादा से ज्यादा कीमत हल्दी के किसानों तक पहुंचे, इसके लिए काम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हल्दी की खपत को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करेगा। संभावित बाजार में भारत की हल्दी के अंदर जो औषधीय गुण है, इसका भी प्रचार प्रसार करेगा। उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा मानांक विश्व स्तर के हो, इस प्रकार का पैकिंग की भी शुरुआत करेंगे। किसानों को हल्दी खेत से कैसे निकालनी, जिससे एक्सपोर्ट में कोई बाधा ना आए, इसका प्रशिक्षण और कौशल विकास, इसकी ट्रेनिंग देने का भी काम करेंगे और हल्दी के स्वास्थ्यवर्धक गुणों पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर उसको विश्व के लिए प्रस्तावित करने का काम करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने तेलंगाना दौरे के दौरान निजामाबाद में किसानों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मोदी जी ने उड़ी, पुलवामा और पहलगाम हमलों का बदला पाकिस्तान से लिया है। हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान में सैकड़ों दहशतगर्दों को हलाक और दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 3 बार बड़े प्रयास किए। उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में भी किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में किया, पाकिस्तान में घर में घुसकर ठोकने का काम किया। पहलगांव के हमले के बाद मोदी जी ने कहा था कि इनको बड़ा सबक सिखाएंगे और पाकिस्तान धमकी दे रहा था एटम बम के। एक दिन रात को हमारे सेना के बहादुर जवानों ने आतंकी संस्थाओं के हेडक्वार्टर को उड़ाकर सैकड़ों आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। अगली खबर पुरी से। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान आज सुबह भगदड़ मच गई। ये वाकया सुबह 3 बजे से 4 बजे के दरमियान उस वक्त पेश आया जब सैकड़ों अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर के अहाते और रथ के करीब जमा थे। पाउडर नीति रात 12:15 पर मुकम्मल हुई थी, जिसके तहत भगवान के दर्शन को रोक दिया गया था। ताहम अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद रात भर दर्शन के दोबारा शुरू होने का इंतजार करती रही। जब सुबह 4 बजे मंगल आरती के लिए दरवाजे खुले तो अकीदतमंदों का एक बड़ा हुजूम अचानक रथ की तरफ भागा, जिससे भगदड़ मच गई। इंतजामिया ने वाक़े में कम से कम 10 अफराद के ज़ख्मी और 3 की हलाकत की तस्दीक की है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में भगदड़ पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और कहा है कि उन्होंने इस अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आला से बात की है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत और इंतज़ामिया मुनासिब कार्रवाई कर रही है और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे को अभी सुबह इस प्रकार की दुखद घटना की जानकारी हुई। मैं वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात किया है, अन्य अधिकारियों से, अन्य मित्रों से भी बात किया है। वहाँ की सरकार और विशेष करके अभी मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का एक संवाद ट्वीट के माध्यम से आई है, एक्स की पोस्ट उन्होंने किया है। उन्होंने उसकी जिम्मेवारी लिया है और उचित कार्रवाई उठाएंगे, ये आश्वस्त भी किया है। मेरा पूरा भरोसा है पूरी में स्थिति को सुधारने का कोशिश किया जाएगा और वहाँ की सरकार उसको करेगी। आलमी खबरों में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला किया है। 3 साल कबल शुरू होने वाली रूस यूक्रेन जंग में रूस की तरफ से ये सबसे बड़ा फिजाई हमला है। इस हमले में यूक्रेन के F-16 लड़ाका तैयारे के पायलट की मौत हो गई है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने रातों रात 537 हथियारों से यूक्रेन में फिजाई हमला किया है।
इनमें 477 ड्रोन और 60 मिसाइल शामिल थे। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने जिन ड्रोन से हमला किया उनमें ज़्यादातर ईरान में बनाए गए शाही ड्रोन थे। ज़ेलेंस्की ने रूसी फ़ौज पर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाने का भी इल्ज़ाम लगाया। और मौसम की खबर में भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बार मानसून 9 दिन पहले पहुंच गया है। पूरे शुमाली भारत में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी है। IMD के साइंसदान नरेश कुमार ने कहा कि दिल्ली NCR में आज और कल हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। दिल्ली NCR के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज की डेट में सारी जो मानसून की कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो गई। लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो भी नॉर्थ वेस्ट बे में है। कल तक एक लो प्रेशर एरिया था, सौराष्ट्र कच्छ में था, तो उसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ जोन बना हुआ है और ये सारी चीज़ें मानसून के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। इसी को मद्देनज़र के कारण होते हुए ये सब मानसून आज इंटायर कंट्री कवर हो चुका है, इंक्लूडिंग जो कुछ हिस्से हमारे राजस्थान के बचे थे, हरियाणा के बचे थे, उत्तर प्रदेश के। आज के लिए हमारा उड़ीसा और झारखंड के लिए रेड अलर्ट है। हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी रेड है, वहाँ कंटिन्यूस वेरी हैवी रेनफॉल हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, आज और कल भी जहाँ लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। खेल की खबरों में भारत के आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा ने US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम कर ली है। सेमीफाइनल में 20 साल आयुष शेट्टी ने टॉप सीड और आलमी नंबर 9 खिलाड़ी चाओ तिनचेन को शिकस्त देकर बड़ा अपसेट किया। आयुष ने मैच 21-23, 21-15, 21-14 से जीता। आयुष पहली बार BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में पहुंचे हैं। इस दौरान 16 साल तन्वी शर्मा ने 7वें सीड पोलिना को 21-14, 21-16 से शिकस्त दे दी है। तन्वी वर्ल्ड टूर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र भारतीय हैं। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी परेशानी